हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ड्रीम साइड क्लासेस। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। आज जो हम बात करेंगे अनफुलफिल्ड कंडीशनल सेंटेंस और साथ ही इमेजिनरी कंडीशनल सेंटेंस के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पिछली वाली जो हमारी क्लास थी उसमें हमने ओपन कंडीशन सेंटेंस और कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे। देखिए, बहुत अच्छी क्लास आज की होने वाली है। तो सबसे पहले हम चलते हैं, आइए बात करते हैं अनफुलफिल्ड कंडीशन की। अनफुलफिल्ड कंडीशन क्या होती है और इसमें किस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, यानी कि दो क्लोजेस किस टाइप से एक सेंटेंस में यूज की जाती है, इस बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, अनफुलफिल्ड जो वर्ड है ये एक्चुअली जो होता है फुलफिल, दो वर्ड से बना होता है, फुल प्लस फिल, फुलफिल। अगर इन दोनों वर्ड को जोड़ते हैं तो हम फुलफिल हो जाता है। क्या हो जाता है हमारा? फुलफिल। फुलफिल का अगर हम पास्ट पार्टिसिपल इसका हम बनाते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में एज एन एडजेक्टिव, तो हो जाता है फुलफिल्ड, यानी कि जो पूरा हो चुका। फुलफिल्ड क्या होता है बताइए जरा? जो पूरा हो चुका। तो जब हम इसको अपोजिट बनाते हैं अनफुलफिल्ड, तो देखिए क्या हो गया अब इसका अपोजिट। क्या हो गया? अपोजिट। तो इसका अर्थ भी अपोजिट हो गया, यानी कि जो पूरा नहीं हुआ, जो अधूरा रहा। तो अनफुलफिल्ड के बारे में हम ऐसी शर्त पढ़ेंगे कि जो शर्त हमारी अधूरी रह गई, यानी कि पास्ट की। तो ये अनफुलफिल्ड कंडीशन हमारी किस में होने वाली है? पास्ट में, क्योंकि ये वो शर्तें होती हैं जो पास्ट में हमारी अधूरी रह गई थी। एक्शन भी अधूरा रह गया था और शर्त भी अधूरी रह गई थी। एक्शन जो हम मेन क्लोज से दर्शाते हैं, प्रिंसिपल क्लोज से, और जो शर्त हम सबऑर्डिनेट क्लोज में देखते हैं, तो दोनों ही चीज़ें हमारी, इसलिए हम अनफुलफिल्ड को पास्ट में ही पढ़ते हैं। अब चलिए ज़रा इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो क्या बात होने वाली है देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि अनफुलफिल्ड जो है इसमें दो तरह के सेंटेंस होते हैं, जो दो अलग अलग तरीके से कॉम्बिनेशन होता है दो क्लोजेस का। फर्स्ट टाइप जो होता है उसको सबसे पहले हम देखते हैं। फर्स्ट टाइप आपका क्या होता है कि आपके जो मेन क्लोज है यानी कि प्रिंसिपल क्लोज है, इसमें आपका मॉडल आएगा वुड। विल की पास्ट फॉर्म होता है वुड। कौन सा होता है? विल की पास्ट फॉर्म। और इस मॉडल के साथ यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। बताइए जरा कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। बिल्कुल सही। कौन सी फॉर्म आने वाली है? फर्स्ट फॉर्म। तो आपको ध्यान रखना है कि इसके साथ वाली जो क्लोज है उसमें आपका पास्ट इंडेफिनिट आने वाला है। कौन सा आने वाला है? पास्ट इंडेफिनिट। बिल्कुल सही। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म, अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस आपका कोई अफर्मेटिव नहीं है, कोई अन्य है, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी आपकी डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यही होता है पास्ट इंडेफिनिट। बिल्कुल सही कहा सर, बिल्कुल यही होता है। समझते चलिए, बहुत आसान सा है। बिल्कुल यही होता है। देखिएगा, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गया। अब साथ ही साथ होता क्या है, वुड के अलावा कुछ मॉडल्स होते हैं वो भी आ सकते हैं। कौन कौन से आ सकते हैं सर बताइए? तो मैं बता देता हूँ। कुड भी आ सकता है। कैन का फास्ट फॉर्म होता है कुड, बिल्कुल होता है। माइट भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। मे का पास्ट फॉर्म होता है माइट। शुड भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। सेल का पास्ट फॉर्म होता है शुड। तो कुड, माइट और शुड भी आ सकते हैं वुड की जगह पर, और उनके साथ सभी के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आने वाली है? फर्स्ट फॉर्म। बिल्कुल सही कहा। बड़ा आसान सी चीज़ है, बहुत, बस आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बड़ी आसानी से आपके समझ में आ जाएगा। आपको क्या समझना है, आपकी जो मेन क्लोज है उसमें आपका वुड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई होगी। हो सकता है वुड के अलावा यहाँ पे कुड, माइट या शुड कोई भी मॉडल दे रखे हों। ये सिर्फ इन्हीं में से कोई आएगा, क्योंकि ये पास्ट फॉर्म है सभी। वुड किसका है? विल का पास्ट फॉर्म। बहुत बढ़िया। कैन, कुड, मे, माइट, सेल, शुड, तो ये सभी पास्ट फॉर्म है। तो मॉडल की पास्ट फॉर्म आ जाती है, तो मॉडल के जस्ट बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, साथ में उसके पास्ट इंडेफिनिट। बिल्कुल सही। दूसरा जो रूप है उसकी भी हम बात कर लेते हैं जरा, इसी के साथ लग गए हाथ। बड़ी आसान सी चीज़ है। दूसरे में भी बिल्कुल इतना ही आसान है। देखिए, इंग्लिश बहुत ही आसान है। मैं बार बार आपसे कहता हूँ, बस ज़रा आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें और थोड़ा सा उस चीज़ को ध्यान से समझें। दूसरा जो फॉर्म होता है अनफुलफिल्ड का, वो क्या होता है उसको भी देख लेते हैं ज़रा। क्या होता है भाई? दूसरे फॉर्म में जो हमारी मेन क्लोज है, एक क्लोज में आपके क्या होगा? या तो वुड मॉडल होगा, उसके साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वुड के अलावा जो वो मॉडल है वो भी आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। कुड भी आ सकता है, माइट भी आ सकता है, शुड भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकते हैं। इसके साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसको हम परफेक्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं।
जब हम पार्टिसिपल पढ़ने वाले हैं, यानी कि वर्ब जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे पार्टिसिपल क्या होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है। तो ये चीज़ें हम देखने वाले हैं सारी। तो अभी फिलहाल के लिए इतना देखते हैं कि आपका वुड, कुड या माइट में से कोई एक भी मॉडल आ सकता है और उसके साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, वुड के इन मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आ रही, क्या आ रहा है, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो फिर इसके साथ वाली जो क्लोज होने वाली है, इसके साथ में जो क्लोज होने वाली है, वहां पर आपका पास्ट इंडेफिनिट की जगह कौन सा टेंस आ जाएगा, पास्ट का परफेक्ट। पास्ट का परफेक्ट मीन्स क्या आएगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आपका क्या आने वाला है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बिल्कुल सही समझे हैं। तो यहां थोड़ा सा अंतर क्या हो जाता है कि हमारा जो फर्स्ट फॉर्म था, इससे पहले वाला जो रूप हमने पढ़ा था अनफुलफिल्ड कंडीशन का, उसमें क्या था, जो हमारी मेन क्लोजेस थी जिसकी हम बात कर रहे थे, मेन क्लोज, तो उसमें वुड, शुड, कुड, माइट कोई सा भी एक मॉडल आ रहा था, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही थी। कौन सी फॉर्म आ रही थी, फर्स्ट फॉर्म। तो उसके साथ वाली जो क्लोज थी, सबऑर्डिनेट क्लोज जिसको हम बोलते हैं, वहां पास्ट इंडेफिनिट आ रहा था, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही थी। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, इसको जरा समझिएगा, यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। कौन सी आ रही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि यहां पे पास्ट परफेक्ट आ रहा है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट। ऑलराइट, अब एग्जांपल्स के साथ इसको समझते हैं हम। मैंने कहा था बड़ा आसान है, बहुत आसानी से आपके समझ में आ जाएगा दोनों चीजें। अब एग्जांपल्स के साथ इसको समझते हैं, चलिएगा आगे। सिंपली सा आपसे पूछा पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, स्पॉटिंग द एरर, तो आपको ग्रामेटिकल एरर फाइंड करना है क्वेश्चन में। तो आप देखिएगा जरा, मैं इतने में सेकंड एग्जांपल आपको लिखाता हूं, अब ध्यान दीजिएगा। देखिएगा, दो क्वेश्चन हमारे सामने हैं। दोनों क्वेश्चंस में अनफुलफिल्ड कंडीशन को अगर आपको समझ में आई थोड़ी सी पहले जो हमने समझाई, तो इसको देखते हुए दोनों में हम एरर इजीली फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे जरा देखिएगा। यहां पे देखिएगा, आई अटेंडेड द एनुअल फंक्शन इफ दे हैड इनवाइटेड मी। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, आई अटेंडेड द एनुअल फंक्शन इफ दे हैड इनवाइटेड मी। तो यहां पे हम देखते हैं कि किस पार्ट में एरर है। तो जनरली आपको क्या करना है कि अगर आपके सबऑर्डिनेट क्लोज और मेन क्लोज, अगर आपके सबऑर्डिनेट क्लोज और मेन क्लोज का कॉम्बिनेशन सही दे रखा है तो आपका सेंटेंस सही होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे लेकिन थोड़ा सा एरर है, ये आपकी इफ सबऑर्डिनेट इफ क्लोज है, तो आपने यहाँ पे देखा ये आपकी इफ क्लोज है, तो आप देखते हो दे हैड इनवाइटेड मी, तो यानी कि यहाँ पे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट है आपका, बिल्कुल सही है, पास्ट परफेक्ट होता है। तो होता क्या है, अब यहाँ पे जो इसके साथ वाली जो क्लोज है, यहाँ पे होना क्या चाहिए था, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट दे रखा है, तो आपको यहाँ पे होना चाहिए था आई वुड हैव, क्या होना चाहिए था, आई वुड हैव अटेंडेड। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन होना चाहिए था आई वुड हैव अटेंडेड। तो आपका क्लियर हो जाएगा, पार्ट ए में एरर है आपकी,
पार्ट ए में एरर है। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, सेम एरर आपको मिलेगी यहाँ पे, इफ राहुल हैड प्लेड वेल, तो आपका बिल्कुल सही है, नो एरर का चांस अभी बनता नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं द फाइनल मैच, ये भी सही है। तो पार्ट ए आपका बचा जहाँ ग्रामेटिकली एरर है, दे हैड वोन की जगह क्या होना चाहिए था, दे वुड हैव वोन, दे वुड हैव वोन, तो आपका करेक्ट हो जाता। तो ग्रामेटिकली एरर के पर्पज से आपने दोनों सेंटेंस में देखे तो आपने इस एरर को स्पॉट कर दिया कि कहाँ पे पार्ट ए में एरर है आपकी, है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो इस तरह से आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि एक क्लोज में आपके क्या होना चाहिए, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखा है, यानी कि आपकी सबऑर्डिनेट क्लोज पास्ट परफेक्ट में है, तो उसके साथ वाली जो क्लोज होनी चाहिए मेन क्लोज, तो मेन क्लोज आपकी क्या होनी चाहिए, वुड, कुड, माइट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, क्योंकि इधर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इधर भी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो उधर भी वुड, कुड, माइट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए थी। क्लियर होती है चीज़ें, दोनों में एरर हमने देख लिया। आगे चलते हैं, आगे के जो हमारे क्वेश्चंस हैं, अब देखिए जरा, और भी कुछ क्वेश्चंस हम करने वाले हैं आपके सामने, आपको और भी अच्छे से क्लियर होती चली जाएगी चीजें। कुछ क्वेश्चंस हम और लेके आने वाले हैं आपके सामने, लेकिन एक बार देखते हैं पहले थोड़ा सा कि इमेजिनरी कंडीशन और है, तो ये इमेजिनरी कंडीशन भी क्या होती है थोड़ा सा समझते हैं। इमेजिनरी कंडीशन, फिर हमारी तीनों कंडीशंस पूरी हो जाती हैं। इमेजिनरी कंडीशन जो होती है हमारी, उसको देखना है। देखिए इमेजिनरी कंडीशन किससे, इमेजिनेशन वर्ड सुना होगा आपने, तो इमेजिनरी यानी कि ये वो काल्पनिक शर्त होती हैं। कौन सी, काल्पनिक। तो इसमें जो कंडीशंस होती हैं काल्पनिक होती हैं, जो इमेजिनेशन पे बेस्ड होती हैं। जब हम उसको देखते हैं थोड़ा सा कि किस तरह से इमेजिनेशन पे बेस्ड होती हैं, देखिए मान लीजिए यदि मैं इंडिया का प्राइम मिनिस्टर होता तो ऐसा कर देता, दैट इज इमेजिनेशन। हमें पता है रियलिटी ऐसा नहीं है, ना मैं इंडिया का प्राइम मिनिस्टर हूँ और ना मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ देश के लिए, तो ये सिर्फ कल्पना है। बहुत से लोग कल्पना और भी काल्पनिक जैसे सेंटेंस होते हैं हमारे, यदि मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट होता तो डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए ये कर देता, I mean कुछ अच्छा कर देता, जो अपने डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, विकासशील देश हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि यदि उसकी जगह जो बाइडेन अभी अमेरिका के प्रेसिडेंट चुने गए हैं, तो यदि मैं उनकी जगह होता तो जो छोटे छोटे देश हैं या डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या पुअर कंट्रीज़ हैं, उनके लिए बहुत अच्छा कर देता। तो ये जस्ट कल्पनाएं हैं, रियलिटी से इनका दूर दूर तक रिश्ता नहीं है। तो इसी तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो इमेजिनरी कंडीशन में आते हैं। साथ ही जो हमारी विश होती है, जो हमारी विश वाले सेंटेंस होते हैं, उनको भी हम इमेजिनरी में ही पढ़ते हैं। काश में IAS होता, काश में अमीर व्यक्ति होता, काश ये घर मेरा होता, इस तरह की कल्पनाएं भी हम करते हैं। काश ये घर मेरा होता, काश ये गाड़ी मेरी होती, काश ऐसा होता, काश वैसा होता। तो इस टाइप के सेंटेंस भी हम इमेजिनरी कंडीशंस में ही पढ़ते हैं। तो यहाँ पे भी इमेजिनरी कंडीशंस में हम देखते हैं, तो यहाँ पे भी दो तरह के सेंटेंस का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है हमें। तो पहला तो देखिए हम क्या देखते हैं कि जो आपकी मेन क्लोज है उसमें हम देखते हैं कि वुड मॉडल होगा, वुड के अलावा शुड कुड भी हो सकते हैं, शुड या माइट या कुड भी हो सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये कंफ्यूज नहीं होना है कि सर अनफुलफिल्ड में भी कुछ इस तरह का ही हमने पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था, लेकिन थोड़ा सा वहाँ पे अंतर है, वो देखते हैं हम। वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कौन सी फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कौन सी फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर हुआ। तो उसके साथ वाली जो क्लोज है जिसमें हम देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट आता है, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट का कौन सा आता है, प्लूरल। पास्ट इंडेफिनिट का प्लूरल, दैट मीन्स सिर्फ वर आता है, सिर्फ वर। और ये जो वर है विद ऑल सब्जेक्ट, सभी के साथ आता है। किसके साथ आता है, सभी सब्जेक्ट के साथ। कंडीशनल सेंटेंस में मैंने आपको पहले भी ये चीज बता दी थी कि जब भी वाज वर का रोल होगा तो वाज का कहीं भी यूज नहीं किया जाता, सिर्फ और सिर्फ किसका यूज किया जाता है, वर का। तो यानी कि ये जो वर आता है सभी सब्जेक्ट के साथ वर यूज किया जाता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट की। तो पास्ट इंडेफिनिट जो है इसकी हम सेकंड फॉर्म यूज नहीं करते। हाँ, हो सकता है हम सेकंड फॉर्म यूज बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल ऐसा ही हमने कुछ अनफुलफिल्ड कंडीशन में पढ़ा था। ऐसा ही कुछ क्या पढ़ा था, इनमें से कोई भी एक मॉडल आ जाए, साथ में उसके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट आ जाता है, बिल्कुल आ सकता है। लेकिन फिर वो सेंटेंस तो आपका सही हो जाएगा, ग्रामेटिकली बिल्कुल सही माना जाएगा, लेकिन फिर कंडीशन बदल जाएगी, फिर वो इमेजिनरी नहीं रहेगी, फिर वो अनफुलफिल्ड हो जाएगी। इमेजिनरी कंडीशन तब कहलाएगी जब वर लगेगा, क्योंकि वर वाले सेंटेंस का फिर अर्थ जो हम निकालते हैं वो अर्थ आपका ऐसा निकलता है कि जो इमेजिनेशन को दर्शाता है।
जबकि सेकंड फॉर्म अगर हम लगा देंगे फिर उसका अर्थ हम निकालेंगे तो वो अर्थ ऐसा निकलेगा कि जो अनफुलफिल्ड यानी कि कुछ कंडीशन ऐसी थी या कुछ एक्शंस ऐसे थे जो होने चाहिए थे लेकिन वो नहीं हुए, वो पास्ट में। लेकिन यहां हम बात करें इमेजिनेशन की, यहां हम पास्ट की बात नहीं कर रहे। वर जब लगा रहे हैं हम तो हम इमेजिनेशन की बात कर रहे हैं, कल्पना की बात कर रहे हैं। और जब हम सेकेंड फॉर्म लगा देंगे तो फिर वो अनफुलफिल्ड में चला जाएगा। दैट मीन्स वो उस शर्त में चला जाएगा जो पास्ट की थी, जो पूरी नहीं हो सकती, जो अधूरी रह चुकी। ठीक है, तो यहां पे हम बात करते हैं वर की, तो यहां पे हम वर लगाएंगे। ग्रामेटिकली अगर ऑप्शन में आपके वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वो भी सही है और ये भी सही है, दोनों ही करेक्ट है। चूंकि हम कंडीशंस अलग अलग पढ़ रहे हैं इसलिए वर आएगा तो वो इमेजिनरी कंडीशन हो जाएगी और वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा तो वो भी अनफुलफिल्ड कंडीशन हो जाएगी, ये इमेजिनरी हो जाएगी। तो यहाँ वर जो है सभी सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाएगा, इनमें से कोई एक मॉडल आ जाएगा और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। एक फॉर्म, एक कॉम्बिनेशन तो ये बनता है इमेजिनरी का। एक दूसरा कॉम्बिनेशन जिसकी हम बात करते हैं, दूसरा कॉम्बिनेशन क्या होता है कि एक तरफ हमारे एक क्लोज में तो विश या विशेष वर्ब होगी। विशेष मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऐसे यस हो गया, और विश मीन्स वर्ब की फर्स्ट, सिर्फ यही वर्ब होगी, इसके अलावा कोई अन्य वर्ब नहीं होगी। तो ये किस में आती है आपकी? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ये किस में आती है आपकी? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और इसके साथ वाली जो दूसरी क्लोज होगी, उस साथ वाली दूसरी क्लोज में क्या होगा? वर होगा। मैन वर्ब के रूप में वर यूज किया जाएगा और वर जो है ऑल सब्जेक्ट के साथ, सभी सब्जेक्ट के साथ। मैंने कहा कभी भी कंडीशनल सेंटेंस में अगर वर का यूज किया जाएगा तो वो सभी सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाएगा। फिर वर्ब को हम वहां पे वाज यूज नहीं कर सकते, है ना। सब्जेक्ट आपका चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सभी के साथ वर्ब यूज किया जाएगा। यहां तक क्लियर होगा? ऑल सब्जेक्ट के साथ। तो एक कंडीशन तो ये हो जाती है। तो वर्ब मैन वर्ब के रूप में किस टेंस में आता है? जब हम इसकी बात करते हैं तो ये आपका पास्ट इंडेफिनिट हो जाता है। तो यानी कि यहां हमें देखने को मिला पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट का कॉम्बिनेशन देखने को मिला। तो ये चीजें हमें ध्यान रखने वाली हैं। आगे जब चीज़ें सेंटेंस आते हैं तो वहाँ पे भी हम देखते हैं किस तरह से किस किस सेंटेंसेस का या किस किस टेंसेस का कॉम्बिनेशन किया जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं। तो आइए अब इनका एग्जांपल्स लेके और आसानी से समझते हैं। देखिए, चुटकियों में समझ में आया, बड़ा आसान था। ज़रा सा आप थोड़ा सा गौर अगर फरमाएंगे तो बहुत ही आसान है, आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की, ये बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बड़ा आसान सा है। अनफुलफिल्ड भी तीनों कंडीशंस जो मैंने पढ़ाई बहुत चुटकियों में खत्म हो गई हमारी कंडीशन। बस शर्त थी आपको थोड़ा सा आसानी से उसको समझना था। तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको हमारा जो यूट्यूब चैनल है ड्रीम इनसाइट क्लासेस, इस पर प्रॉपर तरीके से आपको सिस्टमेटिक तरीके से टॉपिक वाइज आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बड़ा आसान सा है। एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए थोड़ा सा, मैं क्वेश्चन लिखता हूं, आप जरा कोशिश करिए कि एरर फाइंड कीजिए, आप किस पार्ट में ग्रामेटिकली एरर है, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करके आपको समझाता हूं थोड़ा सा। चार पार्ट है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। इफ आई वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका आई वुड हेल्प ऑल द पुअर कंट्रीज, नो एरर। तो आपको देखना है पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में ग्रामेटिकली कहीं एरर है। अगर एरर नहीं है तो हमारा आंसर फिर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, ऑप्शन डी, नो एरर। क्लियर? सेकेंड हम एग्जाम्पल लेते हैं।
देखिए दोनों क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं, पढ़िए ज़रा और इनसे आंसर आप देखिए कौन सा इसमें आप इस ग्रामेटिकल एरर किस पार्ट में आपको मिलती है। बड़े आसान से क्वेश्चन है, बस ज़रा थोड़ा सा आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। देखिएगा ये जो क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम्स में पूछे जाने वाले हैं या एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आपसे आते हैं इस तरह के। तो आप कैसे एरर इसमें फाइंड करेंगे? इफ आई वाज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका आई वुड हेल्प ऑल द पुअर कंट्रीज। बड़ा सिंपल सा है सर, हमने इसमें देखा दो क्लोजेस का कॉम्बिनेशन है, एक क्लोज में हमने देखा कि वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, तो सर हमारे अकॉर्डिंग इसमें होना चाहिए था क्या? बिल्कुल चाहिए, सही पहुंच रहे हैं आप। क्या होना चाहिए था? कंडीशनल सेंटेंस के अकॉर्डिंग ये सेंटेंस ही हमारा कंडीशनल है, तो यहाँ पे जो वाज लगा रखा है ये वाज नहीं आना चाहिए था। तो बताइए क्या आना चाहिए था? बिल्कुल सही बात, क्या आना चाहिए था? वर आना चाहिए था। वाज की जगह पर क्या आना चाहिए था? वर। आंसर कौन सा हो गया? ए। कौन सा आंसर हो गया? ए पार्ट में ग्रामेटिकली एरर है, वो एरर इसलिए है कि यहाँ पे वर आना चाहिए था। चूंकि सब्जेक्ट आपका आई है, आई सिंगुलर है, आई के साथ अक्षर करके आपने वाज पढ़ा होगा, लेकिन ये बात भी ध्यान रखनी है कि ये जो हम पढ़ रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं? कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस में एक बात आप दिमाग में फिट कर लीजिएगा कि वाज का रोल बिल्कुल नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ वर का रोल होता है। किसका रोल होता है? वर का। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था? वर आना चाहिए था। सभी सब्जेक्ट के साथ, चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो, सभी सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा आपका? वर। तो ए पार्ट आपका एरर हो गया। सेकंड क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल सेम है। सेकंड क्वेश्चन है ही वुड पास ऑल द स्कीम्स इफ ही वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सेकंड पे हम पहुंचते हैं, तो सेकंड पे भी यही देखते हैं हम, दो क्लोजेस का कॉम्बिनेशन है सर। सेंटेंस थोड़ा बड़ा है ज़रा सा, लेकिन बहुत बड़ा भी नहीं है, दो छोटे छोटे क्लोजेस का कॉम्बिनेशन है। और कॉम्बिनेशन में कंडीशनल सेंटेंस में देखते हैं तो हम क्या है कि आपकी जो ये क्लोज है इसमें ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और यहाँ पे क्या दे रखा है? वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था? बिल्कुल सही पहचाना, क्या होना चाहिए था? वाज नहीं होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? वर होना चाहिए था। क्योंकि बार बार हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट आपका चाहे सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो, इस सिंगुलर या प्लूरल होने से फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम बात कंडीशनल सेंटेंस की कर रहे हैं, और कंडीशनल सेंटेंस में हमेशा हमारा क्या आएगा? वर। तो यहाँ पे ग्रामेटिकली एरर हो जाएगा आपका पार्ट सी में, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बड़े आसान से हैं। देखिए और क्वेश्चंस के साथ मैं आपको देता हूं, तो और क्वेश्चंस के साथ उसको समझिएगा थोड़ा सा। घबराना नहीं है आपको, बहुत आसान सी लैंग्वेज है इंग्लिश। ये जो फैला रखी है अफवाह लोगों ने कि इंग्लिश बहुत टफ है, इंग्लिश बहुत टफ है, इंग्लिश बहुत टफ है, मैं कहता हूँ गारंटी के साथ सबसे आसान इंग्लिश है। आपकी जो हिंदी लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज से भी आसान पड़ती है। हिंदी की जब ग्रामर आप पढ़ने बैठते हैं तो बहुत टफ होती है। देखिए आगे एग्जांपल्स हम लेके चलते हैं। If we had Tendulkar in our team, we would have won the final match against Sri Lanka. देखिएगा, वी वुड हैव तेंदुलकर इन अवर टीम, सॉरी, इन अवर टीम, ए पार्ट, वी वुड हैव वॉन द फाइनल मैच, बी पार्ट, अगेंस्ट श्रीलंका, सी पार्ट एंड डी पार्ट। जरा देखिए सेंटेंस में कहां ग्रामेटिकली एरर है, तब तक मैं दूसरा सेंटेंस लिखता हूं आपके सामने।
देखिए दूसरा क्वेश्चन, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट टी। देखिए दोनों क्वेश्चंस में एरर देखिएगा तो आपको पता चलेगा सेंटेंस पढ़ने से कि ये भी सेम ऐसे ही एरर है जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको क्वेश्चंस में समझाए थे। बड़े आसान से हैं, क्वेश्चन को देखिएगा। इफ वी हैड तेंदुलकर इन अवर टीम वी वुड हैव वॉन द फाइनल मैच अगेंस्ट श्रीलंका टीम, नो एरर। देखिएगा यहां पे भी सर बहुत आसान है, दो छोटे छोटे क्लोजेस का कॉम्बिनेशन है, बड़ा आसान सा सेंटेंस है। जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो एक क्लोज है उसमें दे रखा है वुड। देखिए एक क्लोज में तो क्या दे रखा है, हैड, सिर्फ हैड दे रखा है, तो आप समझिएगा। फिर दूसरी क्लोज में क्या दे रखा है, वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये चीज अभी हमने पढ़ी थी कि अगर आपके वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो एक क्लोज में, तो साथ वाली क्लोज में क्या आना चाहिए, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। बिल्कुल वही, बिल्कुल ऐसा ही है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे तो सिर्फ हैड दे रखा है, तो सर इसको कैसे हम सही करेंगे। तो पहले तो ये चीज क्लियर होती है कि हमारी ग्रामेटिकली एरर ही इस पार्ट में है। किस पार्ट में है, ए पार्ट। ये तो हमारा सही है, वी वुड हैव वॉन द फाइनल मैच, बिल्कुल सही है। अगेंस्ट श्रीलंका, श्रीलंका टीम, ये भी बिल्कुल सही है। नो एरर का तो हमें बात ही नहीं है, हमें तो एरर निकालनी है। तो यानी कि पार्ट ए में अपने ग्रामेटिकली एरर है। क्या एरर है कि वहां पे सिर्फ हैड दे रखा है, समझिएगा। तो वहां थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं, वहां पे आंसर जो आना चाहिए था वो क्या आना चाहिए था, आपका हैड हैड आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था, हैड प्लस हैड। सर ये क्या बात हुई, दो बार आप हैड हैड बता रहे हो, एक बार हेल्पिंग वर्ब के रूप में मैं आपको हैड बता रहा हूँ, एक बार मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में मैं आपको हैड बता रहा हूँ, तो आपका आंसर करेक्ट हो जाता है। यहाँ पे हैड जो है, हैव या हैड जो है, ये हैव है जो है वर्ब, अगर मैन वर्ब के रूप में यूज होती है तो ये मैन वर्ब के रूप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहलाती है, और हैड इनकी सेकेंड फॉर्म होती है, और हैड ही इनकी थर्ड फॉर्म होती है। तो यहाँ पे हमें यही कहना था कि यदि सचिन तेंदुलकर हमारी टीम में होते तो हम श्रीलंका के खिलाफ जो फाइनल मैच था उसको जीत चुके होते। ऑलराइट, तो यहाँ पे हैड हेल्पिंग वर्ब के रूप में तो लगा दिया, तो मैन वर्ब के रूप में भी एक बार हैड लगाना था। यहाँ पे मैन वर्ब, अगर इसको मैन वर्ब के रूप में माने तो ये तो पास्ट इंडेफिनिट का हो जाएगा, जबकि हैड प्लस हैड आना चाहिए था। तो इसलिए यहाँ पे अपना पार्ट ए में ग्रामेटिकली एरर है। क्वेश्चन फर्स्ट क्लियर हुआ, बिल्कुल आसान सा है। बिल्कुल उसी तरह से अपना सेकंड भी आसान सा है, सेकंड को भी आप देखेंगे तो आप देख लेंगे, सेकंड भी बहुत आसान है। देखिएगा सेकंड में क्या है, नेहा वुड हैव श्योरली गॉट द जॉब इफ शी वुड हैव अटेंडेड, इफ शी वुड हैव अटेंडेड, इफ शी वुड हैव अटेंडेड द इंटरव्यू, नो एरर। तो यहां पे भी हमें एरर निकालनी है, बड़ी आसानी से हमारी एरर यहाँ पे भी निकल जाएगी। जब हम सेंटेंस को देखेंगे तो देखिएगा, नेहा वुड हैव, तो नेहा के साथ वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, कौन सी क्लोज है, मेन क्लोज है। सबऑर्डिनेट क्लोज कौन सी है, जिसके साथ ये वर्ड लगे हैं, ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज है। इसमें सबऑर्डिनेट में क्या दे रखा है, वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। दोनों तरफ सेम दे दिया, कंफ्यूज कर दिया, दोनों तरफ सेम दे दिया, इधर भी वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, दोनों तरफ सेम, यानी कि इसने तो हमें बच्चों को कंफ्यूज कर दिया। वुड प्लस हैव प्लस V3 यहाँ पे दे दिया, और साथ में दूसरी क्लोज जो जोड़ दिया उसमें भी वुड प्लस हैव प्लस V3 दे दिया। तो इस कंडीशन में आपको देखना है मेन क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि मेन क्लोज में क्या होना चाहिए था और सबऑर्डिनेट क्लोज में क्या होना चाहिए था। तो मेन क्लोज में तो अपना ये होना चाहिए था, मेन क्लोज में ही बताया था मैंने आपको, और उसके साथ वाली जो क्लोज है तो उसमें होना चाहिए था हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म।
तो अब देख लिए मेन क्लोज में ये हो जाएगा, साथ वाली यानी कि सबऑर्डिनेट, तो आपके सबऑर्डिनेट क्लोज में होना चाहिए था हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सबऑर्डिनेट कौन सी है? ये वाली क्लोज जिसके साथ इफ लग रहा है, ये सबऑर्डिनेट क्लोज है। तो सबऑर्डिनेट में वुड प्लस जो हैव अटेंडेड दे रखा है, इसकी जगह हैड अटेंडेड आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था? हैड अटेंडेड, तो आपका आंसर राइट हो जाता, क्योंकि आपकी मेन क्लोज तो वही हो जाती, वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, नो प्रॉब्लम, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है आपको। लेकिन आपकी जो सबऑर्डिनेट क्लोज है उसमें हैड प्लस अटेंडेड होना चाहिए था, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होना चाहिए था, तो आपके बी पार्ट में एरर है। जब भी हम बात करते हैं इस तरह की अगर सेंटेंस आपके सामने आ जाए, तो फिर आप देखिएगा कि मेन क्लोज में क्या है और क्या होना चाहिए, और उसके साथ वाली सबऑर्डिनेट क्लोज में क्या होना चाहिए और क्या दे रखा है। बिल्कुल ऐसे ही करके आपका आंसर निकाला जा सकता है। तो आपने आंसर निकाला, आपका आंसर आसमा आ गया बी पार्ट। तो आपके ग्रामेटिकल एरर आपके किस में आ गई? बी पार्ट में। तो बड़ा आसान सा है। तो इसी तरह के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसी तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में करने होते हैं, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए कितना आसान तरीके से हमने कंडीशनल सेंटेंस को खत्म किया। आज की क्लास में पूरा हमारा कंडीशनल सेंटेंस क्लियर हो गया। बड़ा आसान सा है, बहुत ज़्यादा इसमें घुसने की, अगर आप कितना ही गहराई से घुस लो तो आपको चीज़ें निकल कर सामने सिर्फ यही आती हैं, जो दोनों तरह की चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। इसी तरह की चीज़ें आपसे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। यहाँ कोई दिक्कत ना आपको नहीं आनी चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन आपसे अगर एग्जाम में पूछे जाएँ तो फटाक से आप आंसर कर दोगे। क्लियर होती है बातें? तो इसके बाद अगली क्लासेस में हम अपना जो टेंस टॉपिक हमने बीच में कंडीशनल सेंटेंस को लेके चले थे, कंडीशनल सेंटेंस एक अलग से टॉपिक भी होता है, तो उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके अगली वाली जो क्लास होगी उसमें इसके कुछ डिफरेंट टाइप्स के एक्सरसाइज लेके आएंगे हम आपको। इसके जस्ट अगली जो क्लास होगी उसमें इसी पे बेस्ड, यानी कि तीनों कंडीशंस पे बेस्ड, तीनों कंडीशनल सेंटेंस जो हैं उन पे बेस्ड आपको एक्सरसाइज की क्लास लेंगे। उसमें एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो होंगे, पहले मैं उन क्वेश्चंस को चाहता हूं कि पहले क्वेश्चंस को आप पढ़ें, आप उनको सॉल्व करें, आपके अकॉर्डिंग आपको लगता है कि आंसर आना चाहिए, फिर आप उसको आंसर लगा लें। फिर हैंड टू हैंड मैं उनको जैसे ही सॉल्व कराता हूं तो आप उनका सॉल्यूशंस भी देखें और क्या आंसर आ रहे हैं, फिर आप उनको मैच करा लीजिएगा। आपको भी पता चल जाएगा कि आपको कितनी चीज़ें समझ में आ रही है और कितनी चीज़ें आपकी थोड़ी सी रह रही है। ठीक है, इसी कंटिन्यूसली आपको क्लासेस आपको मिलती रहेंगी हमारे इस यूट्यूब चैनल ड्रीम इनसाइट क्लासेस पर। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। इसके बाद आज के लिए इतना ही। इसके बाद जो लेके आएंगे इसके कुछ एक्सरसाइज वो नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे, फिर अपना टेंस टॉपिक है उसको कंटिन्यू करके क्लासेस में कंप्लीट उसको करेंगे। तो इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है, ओके।